नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। नया दिन, नई शुरुआत और आज का 9 बज गए हम खास लेकर आए हैं आपके लिए हरिद्वार की पावन भूमि से। जी हाँ, उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम में ठंड यहाँ पर भी बनी हुई है, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा और दिल्ली का ओवरऑल पारा इस वक्त हाई चल रहा है, क्योंकि जेएनयू इस वक्त विवादों के घेरे में है। जी हाँ, जेएनयू कैंपस में बीती रात नारेबाजी की गई। दरअसल 6 दिसंबर जिस वक्त विवादित ढांचे की बरसी मनाई जाती है, उस वक्त जेएनयू कैंपस में नारेबाजी इस बात को लेकर की गई कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाया जाए। लगभग 8:30 बजे जेएनयू कैंपस के छात्रों ने ये मार्च निकाला और मांग की कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाया जाए। 6 दिसंबर को ही हम बरसी मनाते हैं। राम जन्मभूमि और अयोध्या में जिस तरीके से विवादित ढांचे को ढाया गया था, उसकी जिसे लेकर जेएनयू कैंपस में लगातार नारेबाजी की गई। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से एकदम एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान तरीके से तोड़ा गया, दूसरा एक मूवमेंट उसके इर्द गिर्द चलाया गया था वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस द्वारा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए। और आज के समय पे हम लोग जो स्लोगन सुन रहे हैं कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, बात है आने वाले समय में वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काशी भी है, मथुरा भी है, तो ये एक जो सांप्रदायिक जो माहौल है उसको खराब करने की पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए भी कि आज देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस क्या कर रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, लेकिन आप देखिए धर्म के आधार पे कंटिन्यूअसली लोगों को बांटा जा रहा है। एक स्लोगन दिया गया था, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ फिर बनाओ फिर बनाओ बाबरी। तो जिस तरीके से जिन भी जगहों का इसमें मेंशन किया गया, दादरी चाहे वो हाशिमपुरा हो, जहाँ पे एक सांप्रदायिक तरीके से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है, और बाबरी में भी जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, एक इंजस्टिस वहाँ भी हुआ है। और इसका यही मतलब है कि जो इंजस्टिस हुआ है उसे सही किया जाए, और इसको सही करने का जो एक तरीका होगा वो बाबरी को फिर बनाया जाए। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, ये पहला मौका नहीं है, दूसरी बार जेएनयू विवादों के घेरे में आया है। इससे पहले राम के नाम नामक एक फिल्म की स्क्रीनिंग की गई थी, और अब बाबरी को लेकर इस तरह की मांग। इस वक्त जेएनयू में क्या माहौल है, क्योंकि सारे छात्र इसमें एकजुट नहीं हुए हैं जाहिर तौर पर। नहीं, बिल्कुल सारे छात्र इसमें एकजुट नहीं हुए हैं नेहा। ये जो प्रोग्राम था ये यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोग्राम कराया गया था, और यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट है आईसी सिंह, वो इसमें मौजूद थी। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के जो वाइस प्रेसिडेंट है साकेत नूर, वो इसमें मौजूद थे। और नारेबाजी 6 दिसंबर तक की तारीख करीब आ रही थी। हाल फिलहाल के 2 विवाद हुए, जिसमें एक राम के नाम से मूवी, हालांकि जेएनयू के जो वाइस चांसलर है उन्होंने बकायदा मना कर दिया था कि जेएनयू कैंपस में अब वो फिल्म रिलीज नहीं होगी। फिर भी जुलूसू ने वो फिल्म जो है जेएनयू कैंपस में लोगों को दिखाई। और कल जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, बकायदा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो जेएनयू कैंपस है और जो राइट विंग है वो अब इस नारेबाजी का विरोध कर रहा है। साथ ही साथ जो बीजेपी के नेता है कुछ, उनके भी रिएक्शन आने लगे हैं कि इस तरह के जो बयानबाजी है उसे बर्दाश्त करते ही नहीं किया जाएगा। हालांकि कल यहाँ पर जमकर नारेबाजी हुई और दोबारा बाबरी बनाने की बात कही गई। हालांकि जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस तरह की बातें यहाँ पर अक्सर होती है, इसीलिए जाना जाता है। हालांकि शिक्षा का मंदिर जरूर है, लेकिन यहाँ के छात्र हर मुद्दे पर की बातें जरूर रखते हैं, और वो बाकायदा सुर्खियों में भी रहता है। यही जेएनयू की परंपरा रही है कि जेएनयू में हर मुद्दा, देश का अगर कोई मुद्दा होता है तो उसकी बातें यहाँ पर रखी जाती है, और ये लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन कई बार ऐसी बातें रखी जाती है जो विवादों। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे काशी की, जहां पर 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए। पूरी काशी को सजाया जा रहा है, इसे एक भव्य रूप दिया जा रहा है, लेकिन इस सजाने और रंगने की तैयारियों में इसे गेरुआ रंग दिया जा रहा है। इसी प्रोसेस में वहां की एक मस्जिद को भी गेरुआ रंग दिया गया, जिसको लेकर अब वहां पर काफी ज्यादा विरोध हो रहा है और सरगर्मी भी तेज हो गई। मंदिर गेरुआ, मस्जिद गेरुआ, कॉलेज गेरुआ, दुकानें गेरुआ, वाराणसी गेरुआ हो गई है। पिंक सिटी जयपुर की तर्ज पर बिल्कुल एक रंगा। पहले ये मस्जिद सफेद रंग की हुआ करती थी, लेकिन अब इसका रंग गेरुआ हो गया है। दीवार से लेकर मेहराब तक सब कुछ केसरिया। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। वाराणसी में तैयारियां जोरों पर हैं। कॉरिडोर के रास्ते के दोनों तरफ की तमाम इमारतों की रंगाई पुताई हो रही है। इसी के तहत मशहूर बुलानाला मस्जिद को गिरवा कर दिया गया। हमें मालूम नहीं है, ये रातों रात इन्होंने पहले किया, न हमें इन्फॉर्मेशन किया। अगर इनको करना था पहले इनको हमसे बात करनी चाहिए थी कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं की और रातों रात इन्होंने काम शुरू कर दिया। इसको हम क्या नाम है बाद में क्या नाम है वाइट कराएंगे। उधर इलाके के कुछ दुकानदार भी वाराणसी विकास प्राधिकरण के मिशन गेरुआ से नाराज हैं। पूरे शहर का या पूरे प्रदेश का हालत वही चल रहा है, जिसकी लाठी उसका भैंस। हमारे मकान पे, लोगों के दुकान पे जबरदस्ती कलर कर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि पेंट करते समय संस्कृति का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और बनारस का जो सद्भाव था, जो बनारस की प्रवृत्ति थी, गंगा जमुना तहजीब, उसका भी निरादर किया जा रहा है। मस्जिद से जुड़े लोग नाराज हैं कि उनसे पूछा तक नहीं गया, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं मिली है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के मुताबिक, वाराणसी की थीम के मुताबिक गोदौलिया इलाके से लेकर शीतला घाट तक पूरे इलाके को एक रंग में रंगा जा रहा है। ये न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि एक रूपता भी आएगी। बनारस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बनारस की जो इमारतें हैं वो बलुआ पत्थर से बनी है, रेड स्टोन से बनी है, जिसका हल्का पिंक का कलर होता है। उसी थीम को लेते हुए, घाटों की थीम को लेते हुए हम लोगों ने एक प्रयोग किया था वाराणसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से गोदौलिया से शीतला घाट को। अब उसी प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये उसी कलर की एक थीम देते हुए हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। बनारस तो सर्वधर्म का संदेश देता है, बनारस पहले से भी सहिष्णुता का संदेश देता है। अभी तक ऐसा कोई सुन नहीं आया और ऐसी किसी ने आपत्ति भी नहीं जाहिर की। और ये कलर जो हम लोग कर रहे हैं किसी धर्म से रिलेटेड है भी नहीं, तो एक बनारस की थीम पर आधारित है, जिसमें कि हर जगह बनारस में जो मैंने बताया ना कि रेड स्टोन लगा है चुनार का, उसी थीम को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का दावा है कि प्रशासन ने उनकी शिकायत सुन ली है और मस्जिद को फिर से सफेद रंग से रंगने का भरोसा दिलाया है। तो हमारे कानों तक ये बात आई तो हमने अधिकारियों तक मैसेज भेजा कि साहब ये गलत हो रहा है और मुसलमानों में रोष व्याप्त हो रहा है, बिना अनुमति की ये रंग रंगा गया है। बहरहाल हमारी आवाज़ सुनी गई और आज मुझे ये आश्वासन दिया गया कि उसको जो है हम सफेद रंग करवा देंगे। सांस्कृतिक विविधता वाराणसी की पहचान है। यहाँ विविधता में भी समरसता है। जरूरी है कि बनारस का ये रस बना रहे। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। दरअसल पूर्वांचल का इलाका उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पूर्वांचल का ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात और अब दरअसल 9600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को देने वाले हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज प्रधानमंत्री गोरखपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर को एम्स की सौगात देने जा रहे हैं।
ये सौगात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरीके से इन्फेसिलाइटिस और तमाम बीमारियों को लेकर के पूरा दारोमदार गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे होता था, वो अब कई हद तक कम होने जा रहा है। गोरखपुर का एम्स पूर्वांचल के लोगों के लिए एक नायाब तोहफा होगा। हालांकि यहां 2019 से ही ओपीडी चालू है, लेकिन उद्घाटन के बाद ये पूरी तरह काम करने लगेगा। ओपीडी, आईपीडी और लैब सर्विसेज चल रहे हैं और इस इनॉग्रेशन के बाद ये पूरा फंक्शनल हो जाएगा, जिसमें अभी फिलहाल उद्घाटन के बाद 750 बेड नेशन को समर्पित होगा, लेकिन अभी 300 पहले फेज में 300 बेड आईपीडी चालू हो जाएंगे, लोगों का टेस्ट शुरू हो जाएगा, रेडियो डायग्नोसिस विभाग चालू हो जाएगा। पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर एम्स की आधारशिला रखी थी। 24 फरवरी 2019 को ओपीडी का उद्घाटन हुआ था। फिलहाल 16 विभागों की ओपीडी यहां काम कर रही है। हमें ये बताते हुए आपको बहुत खुशी होती है कि हमारी ओपीडी की जो सर्विसेज हैं वो तकरीबन 1,000 से 2,500 तक के मरीजों को मुहैया कराई जा रही हैं। इसी के साथ कभी कभी पीक सीजन में 5,000 तक पेशेंट्स भी हो जाते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आज गोरखपुर में खाद कारखाना का भी उद्घाटन करेंगे। 1990 में एफसीआई का खाद कारखाना बंद हो गया था, लेकिन अब हिंदुस्तान उर्वरक के नाम से नया खाद कारखाना बनकर तैयार है। बड़े तौर पर इस प्रोजेक्ट की मांग लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद के तौर पर लगातार करते रहे, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के जब रास्ता साफ हुआ तो अब नई तकनीक, नई क्षमता और नए उपकरणों के साथ में ये रसायन खाद की जो फैक्ट्री है वो पूरी तरीके से अब तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका लोकार्पण करने वाले हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ में अब इस कारखाने की मशीनें फिर से शुरू हो रही हैं। यहाँ पर खास तौर पर नीम से युक्त यूरिया का भी प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसके लिए खास तौर पर जो नीम का फल है वो भी यहीं पे ही उगाया जाएगा और उसके जरिए इस पूरे के पूरे प्लांट में आने वाले समय में खाद रसायन यानी कि खास तौर पर उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये जो प्लांट है वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। इस डबल तोहफे से गोरखपुर के सांसद रवि किशन खुश हैं। ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है और ये पूरा पूर्वांचल इससे बड़ा लाभार्थी होगा। पहले होता था कि यहाँ के लोग गरीब गुरबा जो होते थे उनको इलाज के लिए दिल्ली या तो मुंबई की तरफ जाना पड़ता, जो बड़ा महंगा पड़ता था। अब इतनी बड़ी सौगात रोजगार के रूप में फर्टिलाइजर 8,000 करोड़ से ज़्यादा, 1,000 करोड़ के ऊपर का करीबन एम्स और एक लैब भी है जो 37 करोड़ की बनी, जिसमें इंसेफ्लाइटिस के मरीज या कोरोना वाले अपने चेकअप्स के लिए एक प्रॉपर लैब, एक कॉन्क्रीट बन गया। तो ये 3 बड़ी सौगात कल समस्त पूर्वांचल को मिलेगी। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, आज गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाना। 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। गोरखपुर को करोड़ों रुपए की विकास की सौगात के सहारे बीजेपी पूर्वांचल में विकास की उस रथ की रफ्तार तेज करने की कोशिश में है, जिस पर सवार होकर मिशन 2022 का लक्ष्य हासिल किया जा सके। गजेंद्र त्रिपाठी के साथ अभिषेक मिश्रा, गोरखपुर आज तक। देश भर में इस वक्त दरअसल नई चर्चा ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी है। मुंबई में 2 नए ओमिक्रॉन के पेशेंट सामने आए हैं, जिससे अब महाराष्ट्र में कुल ओमिक्रॉन पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 10 और देश भर में बढ़कर 23 हो गई है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या मौजूदा वैक्सीनेशन कारगर है ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए, या फिर इस वक्त बूस्टर डोज की जरूरत है। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले महाराष्ट्र में आ गए। ये दोनों मामले मुंबई में आए हैं। 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आया 37 साल का शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। वहीं संक्रमित शख्स का दोस्त भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बीमार हो गया, जो 25 नवंबर को ही अमेरिका से लौटा है।
यहाँ पे थर्मल स्कैनर्स लगे हुए हैं। वो आप वहाँ ऊपर जो देख रहे हैं वो थर्मल स्कैनर्स हैं जो कि स्कैन करते हैं ताकि जो लोग यहाँ काउंटर पे बैठे हैं उन्हें तुरंत समझ में आ जाए कि किसको कितना बुखार है। 100 का कट ऑफ रखा गया है। अगर आप उसके ऊपर आपका बॉडी का टेम्परेचर है तो तुरंत यहाँ पर जो आप देख रहे हैं काउंटर्स, इस पर सामने नजर आ जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। अगर 100 से ऊपर है तो आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं आप येलो और रेड, तो अगर आपका टेम्परेचर कम है तो वो येलो ग्रीन में यानी येलो में दिखाता है फ्लोरेसेंट में, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो रेड में। तो तुरंत यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो तुरंत जाके आपको आइसोलेट कर सकते हैं। रात की बात है कि दोनों मरीजों में कोई लक्षण नहीं है। इन दोनों को मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उद्धव सरकार ने हालात को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है। अभी तो लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हो उन्होंने जो रिलीज की है उसे फॉलो करें, क्योंकि ओमाइक्रॉन का ये धोखा है वो बढ़ते जा रहा है। अभी आपने देखा होगा जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं। जीन टेस्ट हो या फिर हमारे जो काफ़ी सारे जो RT-PCR हो उसको हम भारी मात्रा में कर रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी लोगों में अवेयरनेस है। पैनिक ना हो, लेकिन डर की तो थोड़ी बात होती है जब हेल्थ की बात होती है, तो इसलिए जो भी हमने गाइडलाइंस रिलीज की है उसे फॉलो करें। महाराष्ट्र लगातार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के रडार पर है। अब तक 10 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें एक केस 4 दिसंबर को आया था जो केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई के नजदीक कल्याण पहुंचा था। इसके बाद 5 दिसंबर को 7 और केस सामने आए। इनमें पिंपरी चिंचवड़ के 6 मरीज में से 3 लोग एक ही परिवार के हैं और बाकी 3 नजदीकी जानकार हैं। इस परिवार की एक 44 साल की महिला नाइजीरिया से आई थी, वहीं एक मामला पुणे से आया। महाराष्ट्रात आज एकूण 8 ओमिक्रॉन रुग्ण आढळलेले आहेत। यामध्ये एक काल आढळलेला रुग्ण आणि 7 आजच्या दिवसात झालेली नोंद, असं एकूण 8 अशी संख्या महाराष्ट्रात झालेली आहे। यामध्ये मुंबई म्हणजेच ठाणे परिसरातला 1, पुण्यातील 1 आणि PCMC म्हणजे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये एकूण 6 अशी ही 8ची गोळाबेरीज आहे। प्रामुख्याने एक महिला तिच्या 2 मुलींना घेऊन नायजेरियावरून आली आणि त्या संपूर्ण ती फॅमिली येतानाच बाधित होती। महाराष्ट्र में 1 नवंबर के बाद से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का फील्ड सर्विलांस चल रहा है। एयरपोर्ट और फील्ड सर्विलांस के जरिए 34 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। अब जो 2 पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं उन्होंने बताया जा रहा है कि फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन ली थी। उनके पॉजिटिव आने के तुरंत बाद 5 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और 315 लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग की जा चुकी है। 1 नवंबर से जिस तरह से सरकार विदेश से आने वाले पैसेंजर्स पर नजर बनाए हुए थे, उन सभी पैसेंजर्स में से 34 लोगों के सैंपल्स अब तक जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो देश भर में अब तक कुल 23 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के, यानी कि सावधानी हटी तो ये मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं। 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त ये पेशेंट्स मौजूद हैं ओमिक्रॉन के। थोड़े बहुत माइनर सिम्टम्स इसके डॉक्टर्स ने बताए हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही आप इस वक्त ग्रस्त हैं। लेकिन समझने की ये जरूरत है कि कैसे आने वाले वक्त में इस वेरिएंट से आप बच सकते हैं। दूरी बनाए रखिए। आने वाले वक्त में मास्क और ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अब जब हम सोशल डिस्टेंसिंग कई जगहों पर नहीं देख रहे हैं, खासतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह, यहां पर हरिद्वार में हर की पैड़ी में भी हमने देखा कि कैसे संध्या की आरती के समय, सुबह की आरती के समय जबरदस्त भीड़ होती है। इस वजह से ही अब ये खतरा जताया जा रहा है कि जल्द ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पूरे देश भर में और ज्यादा हो सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का जख्म अभी ठीक से भरा भी नहीं था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का खौफ हवा में तैरने लगा। शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई और देखते ही देखते इसकी गूंज भारत में सुनाई देने लगी। हर बीतते दिन के साथ कोरोना का ये वेरिएंट लोगों को चपेट में लेता जा रहा है। देश में सबसे पहले ओमिक्रॉन ने कर्नाटक में दस्तक दी।
जब दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अलावा ये वेरिएंट राजस्थान की सीमा में दाखिल हो गया। राजस्थान में एक ही परिवार के 9 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। ये लोग 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दुबई होते हुए जयपुर आए। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें पति पत्नी समेत 8 साल और 15 साल की 2 बच्चियां भी पॉजिटिव मिले हैं। इन 4 लोगों से ये वेरिएंट परिवार के ही 5 और लोगों में फैल गया। राहत की बात यह है कि इन सभी लोगों में कोरोना के मामूली लक्षण हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये परिवार 28 नवंबर को जयपुर में एक शादी समारोह में शामिल भी हुआ था। अब प्रशासन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए बाकी लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है ताकि राजस्थान में ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे एक ही परिवार के लोगों समेत 9 लोगों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए जाने के बाद जयपुर में प्रशासन सख्ते में आ गया है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ये पता किया जाए कि क्या ये लोग और लोगों के कॉन्टैक्ट में आए थे क्या, और ये कोशिश की जाए कि इस वेरिएंट को, जो कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल माना जा रहा है, को किसी तरह से कंटेन कर सकें। देश का दूसरा राज्य भी इससे अछूता नहीं है। गुजरात के जामनगर में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला। ये मरीज 3 दिसंबर को जिम्बाब्वे से जामनगर लौटा था, जिसके बाद जामनगर प्रशासन ने फ्री कोरोना टेस्ट शुरू किया ताकि शहर में ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। हालांकि जामनगर के मरीज में भी कोई गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं, जो राहत की बात है। गुजरात में ओमिक्रॉन का पहला केस आने के बाद अब प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए कुछ इस तरीके से जो बिना पैसे के जो कोविड टेस्टिंग है, ऐसे जो कैंप थे वो लगाने शुरू कर दिए गए हैं। जामनगर में पहला मामला आने के बाद करीब 86 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। उसमें से जो 2 उनके रिश्तेदार थे, वो 2 रिश्तेदार अब पॉजिटिव आए हैं। उनके भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पूना की जो लैब है वहां पे उनके रिपोर्ट्स को भेजे गए हैं। ओमिक्रॉन की दिल्ली में एंट्री के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट पर है और प्रशासन ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है। अफ्रीका के तंजानिया से आया ये मरीज अब तक कितने लोगों से मिल चुका है, इसकी जानकारी जुटाई गई है। जो विदेशों से फ्लाइट्स आ रही हैं दिल्ली में, फ्लाइट्स में जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं, उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को LNJP हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। एक जो है ओमिक्रॉन पाया गया है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए। अब तक मिले ओमिक्रॉन के मरीजों में उनमें किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं है, यानी सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी या शरीर में गंभीर संक्रमण फैलने जैसी समस्या नहीं दिखाई दी है। ओमिक्रॉन के लक्षण अभी सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सामान्य से लक्षण कब घातक बन जाएंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो जीनोम सीक्वेंसिंग की कई रिपोर्ट आनी बाकी है। जयपुर से देव अंकुर, जामनगर से गोपी घांघर और दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो एक चुनौती तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने की है, दूसरी चुनौती ठंड की भी है, क्योंकि उत्तराखंड समेत कई पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। चमोली, औली, केदारनाथ, इन सभी जगहों पर बर्फबारी जारी है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर भी देखा जा सकता है। यहाँ पर ठंड बढ़ गई है, कई जगहों पर माइनस में भी पहाड़ी इलाकों में तापमान पहुंच गया है। ये बाबा केदार का धाम है। भैया दूज से ही बाबा केदार अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान है। इधर उनका धाम बर्फ से लकदक हो रहा है, उधर मंदिर के सामने बर्फ की मोटी चादर पड़ी है, तो नंदी की प्रतिमा पर भी बर्फ की मोटी परत जमी है। केदारनाथ ही नहीं, उत्तरांचल के कई इलाके भारी बर्फबारी की चपेट में हैं।
औली की ये तस्वीर देख लीजिए। सीजन की पहली बर्फबारी इतनी जोरदार हुई कि पूरा इलाका सफेद हो गया। गलियां, रास्ते, रिजॉर्ट, सब पर बर्फ की चादर चढ़ी हुई नजर आ रही है। कारें किसी भी रंग की हों, बर्फबारी की वजह से सारी गाड़ियां सफेद नजर आ रही हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। आमतौर पर बहुत ज्यादा बर्फबारी परेशानी का सबब होती है, लेकिन जो लोग बर्फबारी देखने औली पहुंचे उनके लिए इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। बर्फ गिरते ही खुशी से झूम उठे पर्यटक। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फबारी इन सैलानियों के लिए कितनी खुशियां लेकर आई है। आया तो देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट लोग स्नो फ्लो नहीं हो रहा था तो वो लोग चेकआउट कर रहे थे, लेकिन हम लोग लकी है कि रुके और रात से ही स्नो फ्लो चालू हो गया और बहुत खुश है। उत्तराखंड से अलग नहीं है हिमाचल प्रदेश की यह तस्वीर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कल दोपहर बाद आधे घंटे तक आसमान से बर्फ के फाहे गिरे। अमूमन शिमला में बर्फ 25 दिसंबर के बाद गिरती है, लेकिन कल अचानक हुई बर्फबारी से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें ये था कि 25 के बाद ही यहाँ पे स्नोफॉल होती है, लेकिन आज हो रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे स्नोफॉल हो गई है तो बहुत मजा है। फिलहाल हमें 5 दिन यहीं पे रुकने का ही प्रोग्राम बनाया है। शिमला की तरह मनाली के पर्यटन स्थल सोलंग नाला और कोठी में भी जमकर बर्फबारी हुई। मनाली में बीते साल 12 दिसंबर को पहली बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस बार 6 दिन पहले ही बर्फीली सौगात आ गई। इससे पहले 2014 में भी इसी समय बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी के बीच सोलंग नाला में स्नो स्लेज, स्नो स्की, स्नो स्कूटर, माउंटेन बाइक, पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी जैसी खेलों का दौर शुरू हो चुका है। अब अच्छा लग रहा है। लाइक आज मैंने थोड़े स्नोफ्लेक्स वगैरह भी देखे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। दोबारा आने का, बार बार आने का मन करता है यहाँ पे। और कल भी आया था मैं लेकिन यहाँ पे पूरी हरियाली थी, ये पूरा ग्राउंड ग्रीन पड़ा था। कल कोई स्नोफॉल नहीं थी। कोशिश है कि अगर हो सकेगा तो कल भी रुक जाएं ताकि और अच्छे से पूरा एक्सपीरियंस ले सकें। उधर कश्मीर घाटी के कई इलाके भी बर्फबारी की चपेट में हैं। गुरेज की यह खूबसूरत तस्वीर देखिए। लेकिन गिरते हुए बर्फ को देखना जितना खूबसूरत अनुभव है, बर्फबारी के बाद वो उतनी ही बड़ी आफत साबित होती है। बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज मार्ग का हाल देखिए। मशीनों से रास्तों को साफ करना पड़ रहा है। बहरहाल अभी तो बर्फबारी के मौसम की शुरुआत है, मुसीबतें तो अभी और बरसने वाली हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, शिमला से विकास शर्मा और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।